फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। आज हम बात करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें मैं पहले 50 जो टॉप करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। उसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें 50 और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। A.K. मोहंती जी जो हैं उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन जो है वो इलेक्ट कर लिया गया है, इनको अपॉइंट कर लिया गया है। ठीक है, ये इससे पहले बाक के डायरेक्टर थे। बाक यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। अब इनको चेयरमैन बना दिया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो बताना चाहूँगी आपको कि अब ये इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको देखने की, उसको एक्सप्लोर करने की। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है जो कि इंडिया की एटॉमिक पावर से रिलेटेड है, इसके जो मेन पर्पसेस होंगे ये होंगे नॉन मिलिट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो मोहंती जी जो हैं उन्होंने जगह ली है KN व्यास जी की। मोहंती बार्क के डायरेक्टर बने थे मार्च 2019 को। अगर हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि एटॉमिक एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है उसको देखती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। ठीक है, इसका जो चार्ज होता है ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही होता है। ठीक है, द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज सेटअप ऑन 3 अगस्त 1948 under late Department of Scientific Research. A resolution passed by Government of India later replaced by the Commission by Atomic Energy Commission of India. ठीक है, तो पहले इसका जो नाम था वो था डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। बाद में इसका नाम बदल के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, और 1 मार्च 1954 को ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है ये होमी जे भाभा इसके सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, उसके साथ ये स्टार्ट हुआ था। एंड मोर फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है न्यूज़ हमारी, एक जो बुक है जिसका नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, जिसको कि शशि शेखर वेम्पति जी के द्वारा लिखा गया है। इस बुक को रिलीज़ किया गया है। मन की बात जो कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम आता है मन की बात, उसका जो 100वां एपिसोड था उसमें कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन जो कि शशि वेम्पति जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि फॉर्मर CEO रहे हैं प्रसार भारती के, जिन्होंने कि सर्व किया है 2017 से लेकर 2022 तक। उनके द्वारा ये लिखी गई है और लॉन्च की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो बुक है इसको रिलीज़ किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100वां एपिसोड था मन की बात का। ठीक है, 26 अप्रैल को नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, ऑथर के अनुसार मन की बात जो है ये कॉम्बिनेशन है पावर ऑफ रेडियो एंड विजन ऑफ नेशंस लीडर। ठीक है, रेडियो की पावर को बताता है और हमारे राष्ट्र का जो नेता है उसकी सोच को, उसकी विजन को, इसके बारे में मतलब कि ये बात करता है। ओवर द कोर्स ऑफ 15 चैप्टर्स द बुक स्पेशल ऑल्सो offers insights and perspectives from grassroots change makers and iconic personalities। ठीक है, तो आप बुक का नाम याद रखिएगा, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, शशि शेखर वेम्पति जी के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, नोटेड हिस्टोरियन रंजीत गुहा पासेस अवे एट 100। 100 साल की उम्र में एक महान हिस्टोरियन इतिहासकार रंजीत गुहा जी का निधन हो गया है। ठीक है, 100 साल की इनकी उम्र जो थी वो हो चुकी थी और इनका निधन ऑस्ट्रेलिया में अपने रेजिडेंस पे ही हुआ है। इनका जन्म हुआ था 23 मई 1923 को। ठीक है, बरिसल नाम की जगह पे हुआ था जो कि आज बांग्लादेश में है, उस समय भारत का ही हिस्सा थी। बाद में जो गुहा की फैमिली थी वो शिफ्ट हो गई थी कोलकाता में। ठीक है, उन्होंने अपनी जो स्टडी थी उसको कंप्लीट किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में किया था, इतिहास में ही किया था। ठीक है, जब वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए थे 1988 में। ठीक है,
उसके बाद काफ़ी सारे वो मतलब काफ़ी नामी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े रहे। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर देती हूँ, एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। नाम याद रखिएगा, ये एक हिस्टोरियन थे रंजीत गुहा जी, जिनका कि हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, टाइगर स्पॉटेड इन हरियाणा कालेसर नेशनल पार्क आफ्टर 110 ईयर्स। 110 सालों के बाद हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में टाइगर्स को देखा गया है। ठीक है, तो इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो कालेसर नेशनल पार्क है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा के लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि इतने सालों के बाद, लगभग 110 सालों के बाद वहाँ पे टाइगर्स का देखा जाना। जो हरियाणा के फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर हैं कंवर पाल जी, उन्होंने 2 तस्वीरें टाइगर्स की शेयर की हैं, जो कि मैंने आपको साइड में दिखाई भी हुई हैं, जो कि 1913 के बाद, लगभग 110 सालों के बाद, मतलब यहाँ पे टाइगर्स का देखा जाना हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम कालेसर नेशनल पार्क की बात करें तो ये 11,570 एकड़ का एरिया जो है वो कवर करता है, और जो कि शिवालिक फुट हिल्स में सिचुएटेड है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि लेपर्ड्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वाइल्ड बोअर, सांबर और पक्षियों की काफ़ी सारी स्पीसीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2 हाथी जो कि उत्तराखंड की राजाजी नेशनल पार्क से माइग्रेट किए हैं फरवरी में कालेसर नेशनल पार्क में। ठीक है, और फरवरी 21 को शिमला वाइल्ड लाइफ जो डिवीज़न है उन्होंने फ़ोटोग्राफ शेयर की, जिसमें कि एक अडल्ट टाइगर को भी दिखाया गया, जो कि कैप्चर किया गया था सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क में, जो कि लगता है सिरमौर को लगता है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा के साथ। तो याद रखिएगा, हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क जो कि यमुनानगर में सिचुएटेड है, वहाँ पे 110 सालों के बाद टाइगर्स को देखा गया है। नेक्स्ट है हमारा 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स इन राजस्थान। राजस्थान में 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हैं उनको बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये 3 नई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स राजस्थान में जुड़ने के बाद राजस्थान में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स की जो संख्या है वो अब 26 हो गई है। ये जो 3 नए बने हैं, वो पहला है सोरसन है जो कि बाराम में है, दूसरा है खींचन जो कि जोधपुर में है, और तीसरा है हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है। ठीक है, इन एरियाज़ को मार्क कर दिया गया है एज अ कंजर्वेशन एरियाज़। ठीक है, अब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर यहाँ के लिए आता है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1990 के तहत क्लियरेंस ले पहले। ठीक है, और ये जो अप्रूवल है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से ही लेना होगा। ठीक है, और ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई है अर्थ डे 2023 के दिन। ठीक है, जब ये जो 3 कॉन्जर्वेशंस हैं इनको अनाउंस किया गया है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो बहुत ही रेयर और इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ जो स्पीसीज़ हैं उनको। ठीक है, उनके लिए तो आपने याद रखना है नाम राजस्थान का। इसमें 3 नई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हैं वो घोषित की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ और फेमस राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करें तो उनमें आ जाता है बिलासपुर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि टोंक में है, जोटबीड गढ़वाला बीकानेर कंजर्वेशन रिजर्व जो कि बीकानेर में है, खेतड़ी बंस्याल कंजर्वेशन रिजर्व जो कि झुंझुनू में है, जवाई बांध लापट कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पाली में है। ठीक है, तो ये जो नई बनी है वो है सोरसन, खींचन और हमीरगढ़। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, इंडिया ओवरटेक्स सऊदी एज यूरोप्स टॉप रिफाइनरी सप्लायर कैपलर। सऊदी को पछाड़कर इंडिया यूरोप का टॉप रिफाइनरी सप्लायर बन गया है। कैपलर डेटा के द्वारा ये रिवील हुआ है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में।
India has become the largest supplier of refined fuels to Europe, surpassing Saudi Arabia. This comes as the result of Europe's reduced access to Russian oil and growing dependence on Indian crude oil products. ठीक है, तो ये तो हम सबको पता ही है कि बहुत लंबे समय से यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है, और ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया से आने वाले जो ऑयल है उसका जो एक्सेस है उसको रिड्यूस कर दिया है काफ़ी हद तक। तो यूरोप की काफ़ी हद तक जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के लिए वो इंडिया के ऊपर हो गई है। ठीक है, तो यूरोप इज़ सेट टू इंक्रीज इट्स रिफाइंड फ्यूल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया to over 360,000 barrels a day. However, this ultimately yields more demand for Moscow's crude, which carries freight cost. ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। रशिया को जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है इंडिया को, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हुआ है, लगभग 2 मिलियन बैरल्स अ डे इन अप्रैल। ठीक है, जो कि लगभग 44% ओवरऑल इंडिया के इंपोर्ट्स का है। ठीक है, और यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया जो है वो मेजर सप्लायर बन गया है इंडिया को क्रूड ऑयल को लेके, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। ठीक है, और फरवरी में रशिया वॉज इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बाय वैल्यू, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड इराक। ठीक है, तो इंडिया को जो इंपोर्ट हो रहा है ऑयल, मतलब इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है ऑयल वो कर रहा है 3 मेजर कंट्री से, रशिया से, सऊदी अरेबिया से और इराक से। ठीक है, दिस कम्स डिस्पाइट वेस्टर्न कंट्रीज प्लेसिंग अ प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल टू कर्ब ऑयल रेवेन्यूज़। तो आपने याद रखना है सीधा सा कि इंडिया ओवरटेक्स सऊदी एज यूरोप्स टॉप रिफाइनरी सप्लायर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, डिंग लिरेन बिकम्स चाइनाज़ फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन। तो डिंग लिरेन का नाम याद रखना है, ये चाइना से पहले हैं जो कि वर्ल्ड चेस चैम्पियन जो हैं वो जीत गए हैं। ठीक है, ये जो जीत है उन्होंने हासिल की है कज़ाकिस्तान में। ठीक है, उन्होंने रशिया के इयान नेपोमनियात्ची को हराया है। ठीक है, डिंग 30 साल के हैं। ठीक है, और ये जो चैम्पियनशिप थी ये नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन हैं हु चूज़ नॉट टू डिफेंड हिज टाइटल आफ्टर अ 10-year रेन। जो डिंग लिरेन हैं वो इस बार 2023 के वर्ल्ड चेस चैम्पियन बन गए हैं। ठीक है, तो इस बार आपने याद रखना है कि नॉर्वे के जो मैग्नस कार्लसन हैं वो अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाए थे। फाइनल में जो पहुंचे थे ये डिंग लिरेन पहुंचे थे और रशिया के इयान मियांची पहुंचे थे। ठीक है, तो ये जो खेल हुआ था ये हुआ था कज़ाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। ठीक है, तो डिंग लिरेन का नाम याद रखिएगा, चाइना के ये पहले हैं। नेक्स्ट है हमारा, किंग चार्ल्स 3 अवॉर्डेड ब्रिटेन्स ऑनरेरी MBE टू UK बेस्ड संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, तो जो UK के किंग चार्ल्स 3 हैं उन्होंने ब्रिटेन का ऑनरेरी MBE जो है वो UK बेस्ड संस्कृत स्कॉलर जिनका नाम है डॉक्टर MN नंद कुमार, जो कि एक मशहूर संस्कृत स्कॉलर हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ भारतीय विद्या भवन सेंटर के हैं लंदन में, जो कि सिचुएटेड है। उनको ये जो अवार्ड है ऑनरेरी MBE दी गई है किंग चार्ल्स 3 के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इंडियन क्लासिकल आर्ट्स को लेके ब्रिटेन के अंदर, उसके लिए उनको ये जो सम्मान है उससे नवाजा गया है। ठीक है, द UK फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट डॉक्टर MN नंद कुमार, who is originally from Mattur village in Karnataka, has been associated with भारतीय विद्या भवन सेंटर in London for 46 years। 46 सालों से वो वहाँ पर इस काम को लेके कार्यरत हैं। He has hosted Prince Charles on several occasions at the center, which promotes Indian culture।
Recently, the UK Foreign Commonwealth and Development Office confirmed that he will be awarded an honorary MBE by King Charles III for his contributions to promoting Indian classical arts in UK. The honorary award is given to foreign nationals for their services to public life and will be presented to Nand Kumar at a later date. मतलब कि अभी ये घोषणा की गई है, किसी नेक्स्ट डेट पर उनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे, आपने नाम याद रखना है डॉक्टर MN नंद कुमार. ठीक है. और ऑनरेरी MBE जो अवार्ड है वो उनको दिया जाएगा. नेक्स्ट है हमारा मीरा सयाल टू रिसीव अ बाफ्टा फेलोशिप इन लंदन. मीरा सयाल जी को बाफ्टा की जो फेलोशिप है वो लंदन में जो है वो रिसीव की गई है. अब बाफ्टा क्या है? जैसे कि ऑस्कर्स हैं अमेरिका के टॉप मोस्ट उनके जो अवार्ड्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वैसे ही ब्रिटेन के होते हैं बाफ्टा. बाफ्टा का जो फुल फॉर्म है वो है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स. ठीक है. तो बाफ्टा की जो फेलोशिप है वो मीरा सयाल जी जो है वो रिसीव करेंगी. ये एक इंडियन ओरिजिन जो कि यूके में बेस्ड हैं, एक बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, राइटर हैं. ठीक है. उनको ये जो प्रेस्टिजियस बाफ्टा फेलोशिप है वो मतलब कि मिलेगी. ठीक है. और ये इसलिए उनको ये जो सम्मान है वो दिया जा रहा है क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में. ठीक है. इसके कारण उनको ये जो उनके अचीवमेंट्स को रिकॉग्निशन दी जा रही है ब्रिटिश इंडस्ट्री की तरफ से. ठीक है. बाफ्टा की तरफ से. ठीक है. जिसमें कि इंक्लूड होगा MBE and then CBE by Queen Elizabeth II. The fellowship, the highest honor awarded by BAFTA, is a tribute to exceptional contributions made to the field of arts and entertainment. ठीक है. तो अगर हम बाफ्टा के बारे में बात करें तो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स इसका फुल फॉर्म है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है. इसको फाउंड किया गया था 1947 में. It is an independent body promoting excellence in film, television, and game productions. The organization has its headquarters in London. It is focused on promoting and rewarding creative and technical excellence in the industries. The BAFTA Awards are one of the most prestigious awards for creative industries worldwide, and it is also considered as the highest accolade in British entertainment industries. The awards recognize the honor outstanding achievements in films, television, and games from all over the world and are presented annually in London. The categories awarded at BAFTA includes Best Film, Best Actor, Best Actress, Best Director, Best Writer, as well as technical awards for sound design, visual effects, and cinematography. ठीक है. मीरा सयाल जी का नाम ध्यान रखिएगा बाफ्टा फेलोशिप के लिए. नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन इंडिया अनाउंसेस गवर्नमेंट ग्रांट फॉर प्रोजेक्ट इन कारगिल. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की तरफ से इंडिया को एक ग्रांट दी जा रही है जो कि कारगिल में प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए. ठीक है. तो इसके बारे में बात करेंगे. ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये हाल ही में श्रीनगर में एक मीटिंग हुई है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर जो कि इंडिया आए थे, बैरी ऑफ फारल, उन्होंने ये घोषणा की है. ठीक है. तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है रिटर्न टू रूट्स. रिटर्न टू रूट्स जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके तहत जो लद्दाख के स्कूल हैं, ठीक है, लद्दाख के जो स्कूल्स हैं उन पे नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको और भी मजबूत करने के लिए उसके साथ वहाँ के बच्चों को जोड़ने के लिए ज़ोर दिया जाएगा. ठीक है. और बच्चों के अंदर साइंटिफिक इंगेजमेंट जो है उसको बढ़ाया जाएगा. ठीक है. जो कि ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, उनके ऊपर ख़ास तौर पर फोकस किया जाएगा. बाय इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज इनटू द करिकुलम, स्टूडेंट्स विल गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चर एंड हेरिटेज वाइल ऑल्सो लर्निंग इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. ठीक है. तो आपने ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन जो है वो सपोर्ट कर रहा है
लद्दाख को, ठीक है, वहाँ पे जो कारगिल उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उनको ये प्रोजेक्ट है रिटर्न टू रूट्स, इसके तहत स्कूल्स का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अभिलाष टॉमी क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट गोल्डन ग्लोब रेस। तो नाम याद रखिएगा, अभिलाष टोमी जी का, इन्होंने इतिहास रच दिया है। वो पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने कि गोल्डन ग्लोब रेस जो है उसको कंप्लीट किया है, ठीक है। ये एक रिटायर्ड नेवल एविएटर हैं, ठीक है, जो कि पहले भारतीय बन गए हैं सोलो नॉन स्टॉप circum navigation of globe, passing the three great capes in pre-modern era sailboat 5 years after the miraculously survived a killer storm that incapacitated him and caused life threatening injuries, ठीक है। बहुत ही मुश्किल था इनके लिए, काफ़ी सारे खतरों का सामना करने के बाद वो इस जो रेस है उसको पूरा कर पाए हैं, ठीक है। 236 दिनों के बाद समंदर में, सागर में 236 दिनों के बाद अकेले अपनी बहादुरी के दम पर उन्होंने ये जो कारनामा है उसको कर दिखाया है, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट है हमारा चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनैगोरेट्स नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होम्योकॉन 2023 इन उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो सीएम हैं उत्तराखंड के। उन्होंने होम्योपैथिक कन्वेंशन जो कि होम्योकॉन 2023 है उसको जो है उसको लॉन्च किया है उत्तराखंड में। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हाल ही में दून यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में है वहाँ पर नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इस कन्वेंशन का जो मेन एम है वो है शोकेस करना क्या इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी की हमारी लाइफ में, ठीक है। और ये मोस्ट प्रैक्टिस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ख़ास तौर पर कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ था उसके दौरान इसका जो इम्पोर्टेंस है वो विशेष तौर पर रहा था, ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड का ही जो प्रोमिनेंट आयुष है जिसमें कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आता है, इस पर ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा द इवेंट अंडरस्कोर्ड द इकोनॉमिक एंड इफ़ेक्टिव नेचर ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए मतलब कि इकोनॉमिकल भी रहते हैं, मतलब कि आर्थिक तौर पर उतने महंगे नहीं होते जितने कि एलोपैथी होते हैं, और इफ़ेक्टिव भी होते हैं क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड एक हब है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ठीक है। उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। और बहुत पहले से, पुराने समय से ही यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है वो काफ़ी पॉपुलर रहा है, ठीक है। और इस एरिया में ख़ास तौर पर फोकस किया जाता है आयुर्वेदा पर, योग पर, ठीक है। इसके अलावा होलिस्टिक प्रैक्टिसेस पर, ठीक है। ऋषिकेश नाम की जो जगह है उत्तराखंड में, ये ख़ास तौर पर इसने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन जो है वो पाई है। ये सेंटर है योगा स्टडीज़ का, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा इस स्टेट को जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, जो कि बंगाल टाइगर का जो है वो हैबिटेट है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ यहाँ पर रहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम इज़ गोइंग टू बी सेटअप इन न्यू दिल्ली में, जो कि भारत की नेशनल कैपिटल है। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम जो है वो सेटअप होने जा रहा है, ठीक है। ये सेटअप होगा नॉर्थ साउथ ब्लॉक एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा आपको पता ही है जो नया संसद बना है। इट विल डिस्प्ले इंडियाज़ रिच सिविलाइजेशनल कल्चर स्पैनिंग ओवर 5000 ईयर्स। 5000 साल का हमारा जो
पुराना इतिहास है उसको भी यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। द इनिशिएटिव हैज़ बीन अंडरटेकन टू कमेमोरेट द 47th इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे ऑन May 18। ठीक है, म्यूज़ियम का नाम याद रखिएगा, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम। 14th न्यूज़ है हमारी, इंडियन आर्मी गजराज कॉर्प्स कंडक्ट्स जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन असम। असम में ये जो कंडक्ट किया गया है फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है जल राहत। गजराज कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड अ जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन हग्रामा ब्रिज ऑन मानस रिवर इन असम। इसका जो पर्पस था इस एक्सरसाइज का वो था वैलिडेट करना जॉइंट ड्रिल्स को, इसके अलावा इन्हांस करना कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल एजेंसीज जो कि इन्वॉल्व हैं फ्लड रिलीफ के ऑपरेशंस में। ठीक है, ये जो इवेंट है विटनेस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द इंडियन आर्मी, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, State Disaster Response Force, District Disaster Management Authority, and police representatives. The exercise focused on coordinating preparedness and conducting rescue missions in flood affected areas. ठीक है, तो याद रखना है आपने, जल राहत असम में हुआ है जिसमें कि काफ़ी सारी हमारी जो अलग अलग तरह के जो सशस्त्र सीमा बल हैं और भी हमारी कई तरह के जो फोर्सेस हैं उन्होंने इसमें हेल्प की, भाग लिया। नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट स्कॉलर अकेडमिशियंस मनोज सोनी न्यू यूपीएससी चेयरमैन। तो मनोज सोनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इनका नाम याद रख लीजिएगा। मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, अब तक वो मेंबर थे, ठीक है, जो मनोज सोनी जी थे, अब वो चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, और ये इंडिया की प्रीमियर गवर्नमेंट रिक्रूटिंग एजेंसी है। डॉक्टर सोनी हैज़ बिन अपॉइंटेड टू रिप्लेस द प्रीवियस यूपीएससी चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी का स्थान उन्होंने लिया है। यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसका चुनाव, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो बताना चाहूँगी आपको कि जो चेयरमैन होता है और जो अदर मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो जो है, जैसे कि हम सेंटर की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट है ये होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। वहीं अगर स्टेट की बात करें, जैसे कि अलग अलग स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, जैसे कि हिमाचल का हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ पर किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के द्वारा, और यूपीएससी के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 316 में। ठीक है, ये 316 में जो मेंशन है वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों का ही मेंशन किया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में। और 317 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इनके रिमूवल और सस्पेंशन के बारे में बात की गई है। इनका जो टर्म होता है वो होता है 6 साल का, या फिर जब तक इनकी उम्र 65 ईयर्स ना हो जाए। ठीक है, जो भी पहले हो जाए, अगर 6 साल पहले पूरे हो जाते हैं तो तब तक ही होता है, और अगर 65 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर लेते हैं तो तब तक। तो ध्यान रखिएगा, मनोज सोनी जी यूपीएससी न्यू चेयरपर्सन। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा एक बुक लिखी गई है और उसको रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ठीक है, इस बुक को 3 वॉल्यूम्स विद जजमेंट्स, ठीक है, लिखा गया है। ठीक है, और इसमें साल 1988 से लेकर 2022 तक जितनी भी जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एंड 1996 से लेकर जो जजमेंट्स आई हैं वो सब इसमें मेंशन किया गया है बहुत डिटेल में, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और हमारी जुडिशरी से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह हमारी जो जुडिशरी है वो धीरे धीरे कैसे अलग अलग जो जजमेंट्स आई हैं उससे धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, लिखी गई है डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे। पसंग दावा शेरपा बिकम सेकेंड पर्सन टू स्केल एवरेस्ट 26 टाइम्स। ठीक है, 26 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है पसंग दावा शेरपा जी ने, और ये दुनिया के दूसरे पर्सन बन गए हैं। ठीक है, 1998 में पहली बार उन्होंने चढ़ाई की थी। इस बार जब वो गए थे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने, तो एक हंगरी के क्लाइंबर भी थे उनके साथ जो कि 46 साल के थे। उन्होंने भी ये जो फीट है सक्सेसफुली कंप्लीट की। माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है दुनिया का सबसे जो ऊंची पीक है वो है। ठीक है, और ये नेपाल में सिचुएटेड है, चाइना नेपाल बॉर्डर पर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 8848.86 मीटर्स। ठीक है, जो कि 29,031.69 फीट है। ठीक है, और इसको हाल ही में मतलब इस्टेब्लिश किया गया है 2020 में चाइनीज़ और नेपाली अथॉरिटीज़ के द्वारा। पहले 8848 बताई जाती थी इसकी जो हाइट थी, अब ये बढ़ गई है, मतलब अब 8848.86 मीटर्स हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने कि सर्वे किया था। सर्वेयर थे जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। पहले इन्होंने सर्वे किया था माउंट एवरेस्ट का। तिब्बत में इसको चोमू लोंगमा कहते हैं, चोमू लोंगमा कहते हैं, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। नेपाली में इसको जो है वो सागर माथा कहा जाता है, विच मीन्स पीक ऑफ हेवन। ठीक है, तिब्बत में इसको चोमू लोंगमा कहते हैं और नेपाली में इसको सागर माथा कहते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पसंग दावा शेरपा। ये सेकंड पर्सन बन गए हैं 26वीं बार एवरेस्ट को स्केल करने वाले। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश सीएम लॉन्चेस हिम डेटा पोर्टल फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा, इनके द्वारा हिम डेटा पोर्टल की को जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि जो कि लोक भलाई लोक कल्याण की जो स्कीम्स हैं उनकी जो डिलीवरी है उसको सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो याद रखना है आपने, हिमाचल प्रदेश के लिए है हिम डेटा पोर्टल। ठीक है, एड्रेसिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ऑन गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी इन पंजाब्स मोहाली, सुक्खू सेड दैट स्टेट government agencies should collaborate, connect and respond to needs of the public more efficiently by accessing accurate and real-time data. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलॉन मस्क अपॉइंटेड लिंडा याकारिनो नेम्ड एज न्यू ट्विटर सीईओ। अब ये जो लिंडा याकारिनो है ये ट्विटर के सीईओ का चार्ज संभालेंगी। ठीक है, मस्क हु रन्स टेस्ला एंड स्पेस एक्स सेड अ डे प्रायर that he plans to transition to the role as executive chairman and chief technology officer। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये बन गई हैं ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई लॉन्चेस 100 days 100 pays कैंपेन टू सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो 100 days 100 pays कैंपेन जो है इसको इनिशिएट किया गया है आरबीआई के द्वारा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इन्होंने हाल ही में ये जो कैंपेन है इसको स्टार्ट किया है। अब इसका जो पर्पज़ है वो क्या है? ठीक है, ये बैंक के ऊपर जो डिपॉजिट्स का अनक्लेम डिपॉजिट्स का जो मतलब बोझ है उसको कम करने के लिए है। ठीक है, ये जो कैंपेन है ये इसलिए चलाया गया है ताकि जो लोगों के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको सेटल किया जा सके। ठीक है, unclaimed deposits refer to funds that have remained untouched or inactive for a period of 10 years or longer। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है जिन अकाउंट्स में। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड है उसके तहत इसको जो है वो मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो जो चाहे मतलब जो डिपॉज़िट कराने वाला मतलब कि जो अकाउंट होल्डर है, चाहे उसके पास राइट है कि वो मतलब कि उस अकाउंट को चालू रखना चाहता है या नहीं, पर बावजूद इसके मतलब लोगों को एडुकेट किया जाएगा उनके अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है,
जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है फ्रॉम द बैंक वेयर दीज डिपॉजिट्स वर हेल्ड इवन आफ्टर दे हैव बीन ट्रांसफर टू DEA फंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 100 डेज़ 100 पेज कैंपेन जो है वो अनक्लेम डिपॉजिट्स को सेटल करने के लिए चलाया जा रहा है, RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस विंस क्लियर मेजॉरिटी इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस। तो कर्नाटका में आपको पता ही है कि कांग्रेस जो है वो जीत चुकी है। ठीक है, और इन्होंने 135 सीट्स जो है वो जीती हैं 224 में से। ठीक है, मतलब कि इनकी जो क्लियर मेजॉरिटी के साथ इनकी जो जीत हुई है। सिद्धारमैया जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है कर्नाटका का। वहीं पे जो DK शिव कुमार हैं वो डिप्टी CM बने हैं। ठीक है, सिद्धारमैया जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। ठीक है, जिन्होंने कि 2006 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया गया था। ठीक है, और ये जो मतलब जब वो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे देवे गौड़ा जी, उनकी जो पार्टी थी उनसे जब वो बाहर हो गए थे, उससे जब वो बाहर हो गए थे। इसके उलट जो DK शिव कुमार हैं वो 8 बार MLA रह चुके हैं कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है, और उनको जाना जाता है फॉर हिज सिग्निफिकेंट वेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के लीडर्स के नाम आपने याद रखने हैं। सिद्धारमैया जो हैं वो कर्नाटका के CM बन गए हैं, वहीं पे जो DK शिव कुमार हैं वो डिप्टी CM बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका DGP प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CBI डायरेक्टर। ठीक है, तो प्रवीण कुमार जो कि कर्नाटका के DGP थे उनको अपॉइंट किया गया है CBI के डायरेक्टर के तौर पे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन कर्नाटका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज next director of Central Bureau of Investigation. The 59-year-old will take the position for 2 years after Subodh Kumar Jaiswal's term ends on May 25. ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। Karnataka DGP Praveen Sood appointment was cleared in a meeting of a high-powered committee comprising PM Narendra Modi, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, and Leader of Opposition in Lok Sabha Adhir Ranjan Chaudhary. The latter reportedly gave a dissent note on the selection of Sood as a CBI director. ठीक है, तो आपने याद रखना है इनका नाम प्रवीण सूद CBI डायरेक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है 6th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स इन ढाका बांग्लादेश। 6ठी एडिशन जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की ढाका बांग्लादेश में शुरू हो गई है। ठीक है, इसमें डिस्कस किए जाएंगे अलग अलग मुद्दे। ठीक है, ताकि जो कोऑपरेशन है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो कि इंडियन ओशन से जुड़ी हुई हैं उसको और भी मजबूती जो है वो प्रदान की जाए। ठीक है, द 6th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश एंड S. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़। थीम जो थी इसकी वो रही है पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट फ्यूचर। पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट फ्यूचर। द कॉन्फ्रेंस endeavors to bring critical states and principal maritime partners of the region together on a common platform to deliberate upon prospects and रीजनल कोऑपरेशन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन्स। ठीक है, सागर इसको शॉर्ट में बोला जाता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। फर्स्ट एडिशन जो इस कॉन्फ्रेंस का था वो सिंगापुर में हुआ था 2016 में। थीम याद रखिएगा पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। बांग्लादेश में हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण अपीयर्स ऑन कवर ऑफ टाइम मैगजीन। दीपिका पादुकोण जो है वो टाइम मैगज़ीन के कवर पर नज़र आई हैं। इनका नाम याद रखिएगा, ये एक आइकॉनिक अमेरिकन मैगज़ीन है टाइम मैगज़ीन। ठीक है, दीपिका पादुकोण जो है वो एक ग्लोबल स्टार हैं। ठीक है, तो ग्लोबल स्टार ब्रिंगिंग द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, इट हैड प्रीवियसली नेम्ड पादुकोण अमंग इट्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड इन 2018। इससे पहले दीपिका पादुकोण जी को टाइम मैगज़ीन में 100 जो इन्फ्लुएंशियल दुनिया के लोग हैं उनमें भी जगह मिल चुकी है। ठीक है, तो
आपको पता ही है इंडिया अब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन गया है, तो इंडिया से ही हैं दीपिका पादुकोण जी। ठीक है, टाइम मैगज़ीन जो है वो एक वीकली न्यूज़ पब्लिकेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1923 में। ठीक है, धीरे धीरे ये पॉपुलर हो गई और बहुत ही आज के टाइम पे इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ही ज़्यादा। टाइम कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इवेंट्स, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट। दीपिका पादुकोण जी का नाम याद रखिएगा, टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर इनकी तस्वीर छपी है। नेक्स्ट है आलिया भट्ट अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुची। ठीक है, तो भारत की पहली ग्लोबल एम्बेसडर बन गई हैं गुची की आलिया भट्ट जी। ठीक है, गुची जो है वो एक लग्जरी फैशन ब्रांड है इटली का। ठीक है, और इन्होंने आलिया भट्ट को अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर के लिए। और आलिया जी पहली बार डेब्यू करेंगी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। इनका जो शो होने वाला है गुची क्रूज़ 2024 सियोल में होने वाला है। ठीक है, साउथ कोरिया में। दिस अपॉइंटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर बोथ द ब्रांड and the Indian fashion industry, especially since it comes after Bhatt's Met Gala debut. This is also first time that Gucci has selected an Indian celebrity as a global ambassador, highlighting the growing recognition of the Indian market worldwide. ठीक है, आलिया भट्ट गुची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा। आयुष्मान खुराना joins Indian team as एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी टू बर्लिन। आयुष्मान खुराना जी ने ज्वाइन किया है इंडियन टीम को एज एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी, जो कि बर्लिन में होने जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये इंस्पायर करेंगे इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग स्पेशल ओलंपिक्स फॉर इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, set to take place to Berlin from June 16 to June 25. Expressing gratitude, the actor considers himself lucky to have met numerous exceptional individuals throughout his journey. ठीक है, तो ये स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो उन इंडिविजुअल से जुड़ा है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं ये जो है वो मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो आयुष्मान खुराना है इसके अलावा किन किन ऑर्गेनाइजेशन से या ब्रांड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स हैं, इसके बारे में भी हमने पहले कवर किया था। इसके अलावा कॉइन DCX, इसके लिए ये एम्बेसडर फॉर फ्यूचर यही है कैंपेन से जुड़े हुए हैं। यूनिसेफ के लिए ये एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन से जुड़े हुए हैं। और बजाज अलायंस लाइफ के साथ ये ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अभी इस वक्त जो हमने न्यूज़ कवर की है वो उन्होंने इंडियन टीम को ज्वाइन किया है फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी, जो कि बर्लिन में होने जा रही है। नेक्स्ट है हमारा तुंगनाथ टेम्पल बिल्ट बाय पांडव्स डिक्लेयर्ड नेशनल मोनूमेंट्स। तुंगनाथ मंदिर जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया था उसको राष्ट्रीय मोनूमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सिचुएटेड है उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और ये मतलब कि बहुत ही ऊंचाई पे सिचुएटेड शिव का टेम्पल है दुनिया का। ठीक है, सिर्फ ऊंचाई पे सिचुएटेड ही नहीं है बल्कि जो 5 पंच केदार टेम्पल्स हैं उनमें भी ये सबसे ऊंचाई पे सिचुएटेड है। रिसेंटली इट हैज़ बीन designated as national monument. The central government declared Tunganath the monument of national importance in a notification that dated March 27. इसके अलावा जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसे कि लेड कर रहे हैं देवराज सिंह रौतेला, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि वो ये मतलब कि कोशिशें उनके द्वारा जारी हैं कि जो ये मंदिर है इसको मतलब उनकी लंबी देवराज सिंह रौतेला जो थे उनकी लंबी कोशिशों के बाद ये जो पहचान है इसको मतलब ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट का जो दर्जा है इसको मिला है। ठीक है, इसका जो संबंध है वो पांडवों के साथ है। ठीक है, पांडव जब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध वो जीत गए थे उसके बाद वो मतलब कि जो अपने
इतने सारे भाइयों की उन्होंने हत्या की थी, इसके अलावा जो ब्राह्मण हत्या की थी, इन सभी हत्याओं से वो मतलब अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए यहाँ आके उन्होंने शिव की आराधना की थी और शिव के लिए ही उन्होंने ये जो मंदिर था उसको बनाया था। वहाँ पे उन्होंने शिव की पूजा की थी, ठीक है, ताकि वो अपने पापों से मुक्ति पा सकें, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ये जो मंदिर है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है और ये लगभग 3690 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है, ठीक है। इसको दर्जा मिला है नेशनल मॉन्यूमेंट का। नेक्स्ट है हमारा 42nd एशियन समिट बिगिंस इन इंडोनेशिया विद फोकस ऑन बिकमिंग ग्लोबल ग्रोथ सेंटर। द 42nd समिट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैज़ किक्ड ऑफ इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में ही हुआ है। इसकी जो इस बार की थीम रही है वो रही है एशियन अफेयर्स एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इस बार की जो इसकी जो 42वां एशियन समिट है इसकी थीम रही है एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इसका जो एम रहा है वो रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट किया जाए द ब्लॉक्स होप्स एंड एफर्ट्स टू बिकम द सेंटर एंड ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो, ठीक है, जिन्होंने प्रेसिडेंसी की है इस बार। उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि एशियान कंट्रीज़ का जितना भी जो पोटेंशियल है, ठीक है, और मतलब इतनी सारी जो पॉपुलेशन 650 मिलियन जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वर्ल्ड की जो ग्रोथ में इसका अच्छा खासा मतलब योगदान है। ही कॉल्ड ऑन मेंबर कंट्रीज़ टू यूनाइट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पावर टू मेक साउथ ईस्ट एशिया द सेंटर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, ठीक है। तो एशियान का फुल फॉर्म आपको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसकी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। इसके साथ ही ये जो डिक्लेरेशन थी उसको साइन किया गया था। एशियान के जो मेंबर्स हैं वो कुल 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें ब्रुनेई है, इसके अलावा कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एशियान में इंडिया नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये 42वीं इसकी जो समिट हुई है इंडोनेशिया में हुई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जो हैं उसको बनाया है, ठीक है। किस लिए बनाया गया है? ताकि उनको क्वालिटी एडुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ये योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा लाया गया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, ठीक है। ताकि इसके तहत अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि लखनऊ में है उसके तहत ये चलाया जा रहा है, ठीक है। Under the pilot project, school health program has been started by Lucknow Smart City in 3 schools of लखनऊ। लखनऊ के फ़िलहाल 3 स्कूलों में इसको शुरू किया गया है। इसमें डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जो है उसको बनाया जाएगा। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है उसको सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1765 स्टूडेंट्स का जो कि इन म्यूनसिपल स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। Along with this, the benefit of health insurance of 25,000 is also being given to these children। तो 25,000 का उनको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिएगा, इन्होंने फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिसने कि डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है वो बनवाए हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बारबरा किंगसोल्वर और हिरनान डियाज विन पुलिट्जर प्राइजेस इन फिक्शन कैटेगरी, ठीक है। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा, बारबरा किंगसोल्वर और हिरनान डियाज, ठीक है। इनको फिक्शन कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज़ जो है वो मिला है, ठीक है। ये 105 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 2 अलग अलग लेखकों की किताबों को चुना गया है एक सिंगल पुलिट्जर प्राइज़ के लिए। 2 बुक्स को मिला है, ठीक है। अब जो बारबरा
किंग स्लोवर है, इनकी जो बुक है उसका नाम है डेमन कॉपरहेड, ठीक है। और जो हेरनान डियाज है, इनकी बुक का नाम है ट्रस्ट, ठीक है। तो इनको मिला है ये अवार्ड, पुलित्ज़र प्राइज़, अपनी बुक्स के लिए। बारबरा किंग्सलोवर को डेमन कॉपरहेड के लिए और इनको ट्रस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 14th पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट। ये जो प्रोजेक्ट दंतक है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये एक ओवरसीज़ प्रोजेक्ट है जो कि चलाया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 24 अप्रैल 1961 को, ठीक है। ये एग्रीमेंट हुआ था जिग्मे डोरजी वांगचुक, जो कि तीसरे राजा थे भूटान के, उनके और हमारे जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बीच में, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भूटान का जो सड़कें हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाए, उनको डेवलप किया जाए, ताकि उनके जो रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी बाकी देशों के साथ मतलब बन सके, ठीक है। और मोटरेबल जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट धंतक है, इसका मेन पर्पस तो यही था कि मोटरेबल रोड्स जो हैं भूटान में उनकी कंस्ट्रक्शन की जा सके। 1968 में मतलब जो रोड बनाए गए, उन्होंने कनेक्ट किया वहाँ की जो जगह है समद्रूप झोंकर को ताशीगांग के साथ। इसके अलावा सेम ईयर में थिम्पू वॉज कनेक्टेड टू फ्योंत शोलिंग, ठीक है, इसी दंतक प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। मतलब भूटान जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसलिए इंडिया के द्वारा उनको सपोर्ट किया गया ताकि उनके जो रिमोट एरियाज़ हैं भूटान के, उनको बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जा सके, ठीक है, ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रेड को, कमर्स को, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतर बनाया जा सके उस एरिया के, ठीक है। तो आपने याद रखना है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है दंतक, जो कि इंडिया और भूटान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजनाथ सिंह इनैगोरेट्स IAF हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में राजनाथ सिंह जी जो हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया IAF हेरिटेज सेंटर का, ठीक है। इंडिया के ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है इसका उद्घाटन किया 8 मई को, ठीक है, अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। The center spreads over 17,000 square feet and celebrates the Indian Air Force role in previous conflicts such as 1965, 1971 and Kargil wars, as well as Balakot air strike through murals and memorabilia. Last year, the Union Territory of Chandigarh and Indian Air Force entered into memorandum of understanding to establish the center. The inauguration event was attended by Chandigarh's एडमिनिस्ट्रेटर एंड गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा इसको अटेंड किया एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और वहाँ की जो MP हैं किरण खेर, उनके द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा IAF हेरिटेज सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण बिकम्स मैन ऑफ सेंचुरी एट 97। 97 साल की उम्र में समाजवादी पंडित रामकृष्ण जो हैं उनको शताब्दी पुरुष का जो है वो टाइटल दिया गया है, ठीक है। इससे पहले फॉर्मर लोकसभा के MP रह चुके हैं पंडित रामकृष्ण जी, ठीक है। इनको ये जो रिकॉग्निशन है न्यू दिल्ली में दी गई है। उनको ये जो सम्मान है ये दिया गया है जब मधु लिमाई जो है उनकी जो बर्थ सेनेटरी सेलिब्रेशन है उसको सेंटिनरी सेलिब्रेशन से उनको सेलिब्रेट किया जा रहा था, ठीक है। वो भी एक समाजवादी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। जो रामकृष्ण हैं वो एक
आइकॉनिक फिगर रहे हैं इंडियन सोशलिज्म में, ठीक है। उनको इसीलिए ये जो सोशलिस्ट शताब्दी पुरुष है उस टाइटल से नवाजा गया है। इस इवेंट को अटेंड किया गया काफ़ी सारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा, जैसे कि जम्मू और कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, वो भी शामिल हुए। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी भी शामिल हुई इसमें, जो कि CPI-M के नेता हैं। इसके अलावा INLD लीडर अभय सिंह चौटाला और JDU लीडर KC त्यागी भी इसमें शामिल थे। पंडित रामकृष्ण जी जो हैं वो एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक समाजवादी नेता रहे हैं। उन्होंने एक्टिव रोल जो है वो भूमिका निभाई है। काफ़ी सारी जो मूवमेंट्स हुई थी सोशलिस्ट नेताओं के द्वारा, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो हुई थी मूवमेंट 1975 में। इसके अलावा लोहिया जी के जो द्वारा हुई थी मूवमेंट, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया कई दफ़ा, मतलब ऐसा कई बार हुआ जब उनको जेल जाना पड़ा इमरजेंसी पीरियड के दौरान, ठीक है। इसके अलावा वो लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, ठीक है, एक बार। इसके अलावा 4 बार वो राजस्थान असेंबली से भी वो जो है उनका चुने गए हैं, 1962 में, 67 में, 74 में और 1990 में, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे दलितों के लिए फ़ाइट में, ट्राइबल्स के लिए और गरीबों के लिए लड़ते हुए कई दफ़ा उनको जेल भी जाना पड़ा। इनका नाम याद रखिएगा, एक समाजवादी नेता हैं पंडित रामकृष्ण। इनको शताब्दी पुरुष का खिताब दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक बुक है जिसका टाइटल है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ठीक है। अमिताभ कांत जी जो हैं ये एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं, ठीक है। इन्होंने सर्व किया है एज अ CEO ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के CEO भी रहे हैं ये 2016 से लेके 2022 तक। इन्होंने ये जो बुक है ये लिखी है, नाम याद रखिएगा, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ठीक है। और रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। अब बुक में है क्या, ठीक है। Book coincides with India reaching a significant milestone by becoming the 5th largest economy of the world। जैसे कि आपको पता ही है कि UK को सरपास करते हुए इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अमिताभ कांत जी की जो और किताबें हैं उनमें आती हैं जैसे कि ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी, इसके अलावा इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। इसके अलावा वो एडिटर रहे हैं द पाथ अहेड, ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ फॉर इंडिया एंड द ऑथर ऑफ ओवर 500 पब्लिश्ड आर्टिकल्स इन लीडिंग इंडियन न्यूज़पेपर्स। तो बुक का नाम याद रखिएगा, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय अमिताभ कांत। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इंडिया रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इंडिया का जो रैंक है वो 180 कंट्रीज़ में 161 है, जो कि एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस को दिखाता है, ठीक है। इसको, ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है। इंडिया जो है वो अपनी पोजीशन में और ज़्यादा स्लिप कर गया है, ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन 5 डिफरेंट फैक्टर्स। 5 अलग अलग फैक्टर्स पे ये बेस्ड होता है, जिससे कि कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग कंट्री का स्कोर उन्हीं बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या क्या पैरामीटर्स हैं इनके, ठीक है। पहला है पॉलिटिकल इंडिकेटर, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर। तीसरा है लेजिस्लेटिव इंडिकेटर। चौथा है सोशल इंडिकेटर और 5वां है सिक्योरिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। जो स्कोर्स हैं इसी के बेसिस पर कैलकुलेट किए जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ को दिए जाते हैं, जिससे कि उनकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड की जाती है वर्ल्ड में, ठीक है। अब इंडिया का जो रैंक है सिक्योरिटी इंडिकेटर कैटेगरी में ये पर्टिकुलरली कंसर्निंग है, एज इट हैज़ फॉलन टू 172 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ in the 2023 World Press Freedom Index. This means that only 8 countries have a worse ranking than India, ठीक है। मतलब कि ये जो 5वीं कैटेगरी है ना सिक्योरिटी वाली, इसमें
इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 180 में से 172वां इसका जो पोजीशन है, मतलब 8 कंट्रीज़ और हैं जिसकी पोजीशन इंडिया से ख़राब है, बाकी मतलब बहुत बुरी पोजीशन इसमें बताई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, दिस मीन्स दैट ओनली 8 कंट्रीज़ हैव वर्स रैंकिंग दैन इंडिया व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट। ठीक है, मतलब कि अगर जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया से बुरी हालत सिर्फ 8 ही कंट्रीज़ की हैं, बाकी सारी इससे बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर इंडिया इज़ रैंक वर्स दैन अदर कंट्रीज़ एक्सेप्ट, मतलब कि हमारी जो आसपास की अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना है, इससे बुरा हाल है इंडिया का। मैक्सिको तो चलो दूर की कंट्री है, पर मैक्सिको से भी बुरा हाल है, ईरान से बुरा हाल है, पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, सीरिया, यमन, यूक्रेन और म्यांमार, with Myanmar having the lowest ranking. ठीक है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो बहुत ही ख़राब रही है। ठीक है, साउथ एशिया की कंट्रीज़ की अगर बात करें, बांग्लादेश रैंक स्लाइटली वर्स दैन इंडिया 163, मतलब बांग्लादेश की थोड़ी और हालत ख़राब है इंडिया से, वाइल पाकिस्तान जो है उसकी बेहतर स्थिति बताई गई है, 150वें पोजीशन है। Surprisingly, even Afghanistan, where Taliban government is known to restrict independent journalism, has better ranking than India at 152. अफ़गानिस्तान की 152 पोजीशन है, जो कि जहाँ पे तालिबान का रूल है बावजूद इसके उसका पोजीशन अच्छा बताया गया है। भूटान की रैंकिंग काफ़ी बेहतर है, 90वीं, और श्रीलंका की 135 रैंकिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप कंट्रीज़ की। नॉर्वे टॉप पे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, सेकंड नंबर पे आयरलैंड आता है, थर्ड नंबर पे डेनमार्क, फोर्थ पे स्वीडन, फिफ्थ पे स्वीडन। ऑलमोस्ट हर तरह के जब भी इंडेक्सेस आते हैं यही कंट्रीज़ ऑलमोस्ट टॉप पे रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है वर्स्ट कंट्रीज़ की। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मेंस की, 171 नंबर पे आता है बहरीन, 172 नंबर पे आता है क्यूबा, 173 पे म्यांमार, 174 पे इरिट्रिया, 175 पे सीरिया, 176 पे तुर्कमेनिस्तान, 177 पे ईरान, 178 पे वियतनाम, 179 पे चाइना, 180 पे नॉर्थ कोरिया। माफ़ कीजिएगा, एक करेक्शन मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आपको कि यहाँ पे इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना, सिर्फ इन कंट्रीज़ को छोड़ के, चाइना, मैक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, यूक्रेन और म्यांमार को छोड़कर बाकी ख़राब है। ठीक है, मतलब ये जो कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं ये इंडिया से भी नीचे वाली पोजीशन पे आते हैं, मतलब ये बॉटम 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और जो चाइना है इसकी पोजीशन जो है 179th है, मतलब कि बॉटम में सेकंड नंबर पे आ रहा है। सबसे वर्स्ट पोजीशन नॉर्थ कोरिया की है कि वहाँ पे प्रेस का जो फ्रीडम है वो बिल्कुल ही ख़राब है। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ और बॉटम कंट्रीज़ पर एक बार नज़र मार लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्गरेटा डेला वेले नेम्ड एज CEO ऑफ वोडाफोन। वोडाफोन की CEO बन गई हैं मार्गरेटा डेला वेला। ठीक है, इंटरिम CEO फ़िलहाल इनको बनाया गया है सिंस निक रीड स्टेप डाउन इन दिसंबर 2022। ठीक है, तो इनका नाम अनाउंस किया गया है मार्गरेटा डेला वेला जी का। ठीक है, वोडाफोन के CEO के लिए। ठीक है, वोडाफोन ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, इस कंपनी को फाउंड किया गया था 1984 में एज अ रेकाल टेलीकॉम के नाम से, अ सब्सिडरी ऑफ रेकाल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बाद में इसको एक्वायर कर लिया गया था टेलीकम्युनिकेशन फर्म के द्वारा जिसका नाम था हचिसन व हैम्पियर इन 1991। ये जो कंपनी थी तब इसका जो नाम था उसको चेंज करके 1997 में कर दिया गया वोडाफोन ग्रुप। ठीक है, और इसी साल ही ये पब्लिक हो गई थी। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो इसकी थी वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मतलब की गई थी। आज वोडाफोन जो है वो एक लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है दुनिया में, with operations over 25 countries and total customer base of 500 million. The company offers the wide range of products and services including mobile and fixed line telecommunications, broadband and data services and digital television. ठीक है, तो मार्गरेटा डेला वेला जी का नाम याद रखिएगा CEO के तौर पर वोडाफोन की।
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसका ध्यान रखिएगा। इंडियन ओरिजिन अजय बांगा जी हैं, उनको 14वां प्रेसिडेंट बना दिया गया है वर्ल्ड बैंक का। इनका नाम कंफर्म हो गया है इसके लिए, ठीक है। इंडियन ओरिजिन है ये, और 14वें प्रेसिडेंट बनेंगे ये वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। 25 मेंबर का ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है होता है वर्ल्ड बैंक का, उनके द्वारा अजय बांगा जी को इलेक्ट किया गया है। इससे पहले इन्होंने काम किया है मास्टर कार्ड के CEO के तौर पर, ठीक है। और 5 साल के लिए इन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको ये होल्ड करेंगे। 2 जून से इनका जो टेन्योर है वो शुरू हो गया है। इनका जो नॉमिनेशन है वो US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन के द्वारा वो किया गया था। उन्होंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, इनका प्रेज़ किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है इससे पहले वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। उनकी एक्सपर्टीज़ को लेके, उनके एक्सपीरियंस को लेके, इनोवेशन को लेके, ठीक है। तो उनकी मतलब कि उनकी काबिलियत के बल पे ही उनको ये जो मकाम है वो मिला है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट्स अलग अलग गवर्नमेंट्स को, जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं, ताकि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा कर सकें, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट में। इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1944 में। नेक्स्ट है हमारा पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद टू बी नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ, ठीक है। कोल इंडिया के अगले जो चीफ होंगे वो होंगे पोलावरापा मल्लिकार्जुन प्रसाद, ठीक है। पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने रिकमेंड किया है सेंट्रल कोलफील्ड CMD जो हैं पोलावरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद, इनका नाम फॉर नेक्स्ट चेयरमैन की पोजीशन के लिए, ठीक है, फॉर CIL कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो ये जल्दी ही अपना जो चार्ज है वो संभाल लेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कलकत्ता में हैं। ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है दुनिया की। इट इज़ ऑल्सो द 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया विद नियरली 2,72,000 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा। नए नेक्स्ट जो चीफ बनने वाले हैं कोल इंडिया के वो हैं पलावरापू मल्लिकार्जुना। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल नियर्स कंप्लीशन मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। भारत का पहला अंडर सी टनल जो है वो कंप्लीट होने वाला है मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। ये जो है ये नीचे आपको दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। द मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट इज़ रुपीज़ 12,721 crore initiative by Brihan Mumbai Municipal Corporation to link Marine Drive to Bandra Worli Sea Link. The most significant feature of the project is the construction of India's first undersea tunnel. इसका जो सबसे ख़ास बात ये है कि भारत का पहला अंडर सी ये जो है टनल कंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जो कि मुंबई में बनने जा रहा है और ये नवंबर 2023 से ओपन हो जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है वो 2.7 किलोमीटर का है। ट्विन टनल्स होंगे इसमें, ठीक है। और 17 से 20 मीटर बिलो सी लेवल होंगे ये मतलब कनेक्ट करेंगे दो जगहों को। गिरगांव को करेंगे ये प्रियदर्शिनी पार्क वाया अरेबियन सी, ठीक है। तो गिरगांव, चौपट्टी एंड मालाबार हिल, तो इन जगहों के नाम याद रखिएगा। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 17 से इसका जो डिस्टेंस लगभग 2.7 किलोमीटर ही है और ट्विन टनल होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। तो कर्नाटका को सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट माना गया है जो सर्वे हुआ है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन का, उसके तहत, ठीक है। It is a joint study by Department of Science and Technology and the United Nations Industrial Development Organization. Karnataka was followed by Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Telangana and
तमिलनाडु। कर्नाटका के बाद नाम आता है दादरा एंड नगर हवेली का, फिर दमन एंड दीव का, मतलब ये एक साथ ही हैं, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। ठीक है। तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स एट 46.18%, 39.10%, 31.9 90% रिस्पेक्टिवली। ये सब आंकड़े आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कर्नाटका का नाम याद रखना है, इनोवेटिव स्टेट में ये टॉप पे आया है। ठीक है। जो पहला नेशनल इनोवेशन सर्वे हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, नियरली 3/4 ऑफ 8,000 ऑड फर्म सर्वेड, मोस्ट ऑफ देम माइक्रो स्मॉल मीडियम enterprises, neither made by innovative product nor business process innovation during the survey period or financial years 2017-20। नेक्स्ट है अर्जुन राम मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू एज यूनियन लॉ मिनिस्टर। यूनियन लॉ मिनिस्टर बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। इससे पहले ये जो पोजीशन थी ये थी किरण रिजिजू जी के पास। ठीक है। तो अभी ये पोजीशन है अर्जुन राम मेघवाल जी के पास, जो कि बन गए हैं भारत के नए यूनियन लॉ मिनिस्टर। ठीक है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये हाल ही में हुई है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा। Arjun Ram Meghwal has been given the independent charge as Minister of State in Union Law and Justice Ministry। इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है, जबकि जो रिजिजू हैं उनको असाइन किया गया है अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री। ठीक है। रिजिजू जी के पास अब है अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री। अब अर्जुन मेघवाल जी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1977 में अपनी ग्रेजुएशन की थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी 1982 में इसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। 1982 में RAS एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। फिर बाद में उनको इलेक्ट कर लिया गया राजस्थान उद्योग सेवा में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे वो पहली बार 2009 में। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से ही वो बीकानेर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्ट हुए थे और 2014 में वापस वो री इलेक्ट हुए थे। ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल, यूनियन लॉ मिनिस्टर। नेक्स्ट है टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन जी, उनको फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा गया है। ठीक है। कौन सा अवार्ड है ये है शेवलियर डे ला लीजन d'honneur। ठीक है। तो कुछ ये फ्रेंच नेम है, इसका ध्यान रखिएगा। नाम याद रखना है आपने एन चंद्रशेखरन का, जिनको कि ये अवार्ड जो है फ्रांस का ये मिला है। फ्रेंच मिनिस्टर फॉर यूरोप एंड फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना गेव द अवार्ड टू चंद्रशेखरन ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। फ्रेंच प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उन्होंने ये सम्मान जो है इनको दिया, एन चंद्रशेखरन जी को। ठीक है। अगर हम इनके नेशनल ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर की बात करें तो ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में पद्मश्री होता है, वैसे फ्रांस का ये वाला अवार्ड है। ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा 1802 में। ठीक है। और ये ख़ास तौर पर फ्रेंच सिटीजन्स को दिया जाता है या फॉरेनर्स को भी दिया जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग सर्विस दी होती है फ्रांस में, मिलिट्री में, सिविल में या कल्चरल अफेयर्स में। ठीक है। ये सिंबल है फ्रांस के नेशनल प्राइड का। इसके अलावा टेस्टामेंट ऑफ कंट्रीज कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। इट इज़ एन ऑनर दैट इज़ बेस्टोड अपॉन दोज हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्रांस एंड द वर्ल्ड। जिन लोगों ने फ्रांस को या दुनिया को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है, ठीक है, उनको ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा HPCL टू सेट अप ₹500 करोड़ इथेनॉल प्लांट इन ऊना। तो ऊना में 500 करोड़ का इथेनॉल प्लांट जो है वो लगने जा रहा है। चीफ मिनिस्टर जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा ये जो अनाउंसमेंट की गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कमिट किया है कि ये जल्दी ही स्टेट में इथेनॉल प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट में जीतपुर बहेरी जगह का नाम है। ठीक है। इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 500 करोड़ की आएगी। ठीक है। और इसका जो एम है वो है
ताकि इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है वो इसी रीजन में की जा सके, ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, ठीक है, लोगों के लिए, लोकल कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है ये हुई थी सुखविंदर सुक्खू जी की। अंडर द supervision of Chief Minister Sukhu, a high-level meeting was held to discuss the essential aspects of constructing the ethanol plant. The meeting delved into the logistics, infrastructure requirements, and the potential impact of the project on the local economy. It was decided that the plant would be established on 30 acres of the land in Jitpur, Bahiri. 30 एकड़ की भूमि पर ये जो प्लांट है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 20 एकड़ एडिशनल भी एलोकेट की जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऊना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश करने जा रहा है इथेनॉल प्लांट। नेक्स्ट है हमारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड द एओलस सैटेलाइट। एओलस सैटेलाइट जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वेदर सैटेलाइट होगा जो कि डेवलप किया गया है ESA के द्वारा। इट इज़ करेंटली ऑन ट्रेजेक्ट्री टू रिटर्न अर्थ्स एटमॉस्फेयर। EOLOS, an Earth Explorer research mission, was designed to demonstrate new space technology. तो इसको जो न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके तहत इसको डेवलप किया गया है। द 13-16 किलोग्राम सैटेलाइट इज़ ऑन इट्स वे टू क्रैश ऑन द प्लैनेट। ये 1360 किलोग्राम का सैटेलाइट है जो कि जल्दी ही पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये ख़ास तौर पर वेदर जो है, वेदर से रिलेटेड है, मतलब वेदर की निगरानी रखने के लिए इस सैटेलाइट को बनाया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। EOLOS सैटेलाइट नाम याद रखिएगा। फर्स्ट बेबी विद DNA फ्रॉम 3 people born in UK। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 लोगों के DNA के द्वारा एक जो बच्चा है उसका जन्म हुआ है UK में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। अ बेबी हैज़ बीन बॉर्न यूजिंग 3 people DNA फॉर द फर्स्ट टाइम इन UK, द फर्टिलिटी रेगुलेटर हैज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी बच्चे के 2 पेरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बच्चा है ये 3 लोगों के DNA के साथ इसका जो बर्थ है वो हुआ है। ये मतलब है क्या, ये पूरी न्यूज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो बताना चाहूँगी कि कुछ डिजीज़ेस होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को इस तरह के डिजीज़ेस होते हैं जिसके कारण कि वो जन्म के कुछ ही घंटों के बाद मतलब कि अपनी जान जो है वो गंवा बैठते हैं। तो इस तरह के पेरेंट्स जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं वो इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए, मतलब उनके पास ये टेक्निक है जिससे कि थर्ड पर्सन का अगर DNA लिया जाता है उस बच्चे के जन्म के दौरान, मतलब कि जन्म से पहले जब वो लिया जाता है, जिससे कि बाद में बच्चे का जन्म होता है, उससे वो इस तरह के डिजीज़ से प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। थर्ड जो पेरेंट है उसके DNA से वो प्रिवेंट हो जाता है इस तरह की बीमारियों से, ठीक है। अब ये जो बीमारियां हैं इस जो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। ये टाइनी कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लगभग हर एक सेल में होते हैं, जो कि हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जिनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ख़राब होता है, ठीक है, डिफेक्टिव होता है, उन बच्चों की जो बॉडी है, उनका जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है, मसल वेस्ट हो सकता है, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की कई तरह दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को इस तरह की बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए ये जो टेक्निक है इसको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो UK में फर्स्ट बेबी पैदा हुआ है जिसमें कि 3 पेरेंट का DNA इस्तेमाल हुआ है जिससे कि बच्चे को प्रिवेंट किया जा सके बीमारियों से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गूगल इन्वेस्ट $1 million इन IIT मद्रास फॉर न्यू सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI, ठीक है।
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गूगल जो है वो $1 मिलियन IIT मद्रास में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। US टेक्नोलॉजी जाइंट गूगल हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द इनॉग्रल प्लैटिनम कंसोर्टियम member of the Indian Institute of Technology Madras IIT Madras newly formed Center for Responsible Artificial Intelligence, marking its commitment with an initial investment of $1 million, ठीक है। तो CERAI was formally inaugurated on April 27 with ceremony presided over by Rajiv Chandrasekhar, the Union Minister of State for Electronics and Information Technology. The center has forged collaborations with the industry body NASSCOM, Southern Indian Chambers of Commerce and Industry, the policy think tank Vidhi Center for Legal Policy and Ministry of External Affairs, affiliated think tank Research and Information Systems. तो याद रखिएगा गूगल इन्वेस्ट कर रहा है IIT मद्रास में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यू सेंटर के लिए, ठीक है। आगे है हमारा 48th। शुभमन गिल बिकम्स फर्स्ट बैटर टू स्कोर 100 इन टेस्ट ODIs T20s IPL इन कैलेंडर। शुभमन गिल का नाम याद रखिएगा, ये पहले ऐसे बैटर बन गए हैं जिन्होंने 100 स्कोर किया है टेस्ट में, ODI में, T20 में, IPL सब में, ठीक है। इससे पहले कोई भी इंडियन बैट्समैन ऐसा नहीं कर पाया है, ये पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने कि सेम कैलेंडर ईयर में ऐसा कर दिखाया है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैचेस हुए हैं, उसकी सारी डिटेल इसमें दी गई है, ठीक है। प्लेइंग इन हिज फेवरेट ग्राउंड, शुभमन स्कोर्ड his maiden T20 century in Ahmedabad against New Zealand. He scores 126 of 99 balls with strike rate of 200, ठीक है। इससे पहले ये कारनामा किन मतलब कि और कंट्री के जो प्लेयर्स हैं कर दिखाया है, ठीक है। तो बताना चाहूँगी कि शुभमन गिल जॉइंस श्रीलंकन लेजेंड महिला जयवर्धने, जिन्होंने 2010 में ऐसा कर दिखाया गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर 2019 में उन्होंने ऐसा कर दिखाया था। इन्हीं में ही इनका नाम शुमार हो गया है शुभमन गिल जी का। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड रोट ए न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स। रस्किन बॉन्ड ने एक अपनी नई किताब लिखी है जिसका नाम है गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। द मैनी जॉयज़ ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, द मैनी जॉयज़ ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, द गोल्डन ईयर्स, याद रखिएगा नाम, रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसको पब्लिश किया गया है हार्पर कोलिन्स इंडिया के द्वारा और रिलीज़ ये की गई 19 मई 2023 को, बॉन्ड के 89th बर्थडे वाले दिन, ठीक है। ये फोकस करती है इनका जो एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग 60s 70s और 80s के दौरान, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी अपनी लाइफ पे ही बेस्ड है। एसेंस क्या है इस बुक का, इसके बारे में जान लेते हैं। ये कलेक्शन है collection of essays है and reflections of aging written by Bond in his late 80s. In the book, Bond shares his thoughts on joys and challenges of old age. इस बुक में उन्होंने अपने विचार जो हैं वो प्रकट किए हैं। क्या मतलब खुशियाँ क्या हैं, इसके अलावा जो बुढ़ापे के जो चैलेंज हैं वो क्या हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या एडवाइस दी है कि किस तरह आप अपने जीवन के जो दिन हैं उनको गोल्डन ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की द गोल्डन ईयर्स याद रखिएगा। अब हमारा लास्ट 50th है इस वीडियो का करंट अफेयर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड एड टू म्यांमार। ऑपरेशन करुणा इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि म्यांमार को मदद जो है वो की जा सके, ठीक है। अब ये ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए क्यों चलाया गया, क्योंकि म्यांमार जो है ये हाल ही में साइक्लोन आया था मोचा नाम का, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, जिसके कारण के इंडिया के द्वारा जो है वो मदद भेजी गई है। 3 शिप्स भेजी गई हैं जो कि रिलीफ मटेरियल लेके गई हैं यंगोन नाम की जगह पे 18 मई को, ठीक है। हमारी जो शिप्स गई हैं उनके नाम है कमोत्रा, माफ़ कीजिएगा कमोरता, सावित्री, ठीक है,
ये शिप्स जो हैं वो गई हैं यंगून रिलीफ मटेरियल लेके, ठीक है। इसके अलावा इस रिलीफ मटेरियल में फूड सप्लाईज़ हैं, टेंट्स हैं, इसेंशियल मेडिसिन्स हैं, वाटर पंप्स हैं, पोर्टेबल जनरेटर्स हैं, कपड़े हैं, हाइजीन आइटम्स वगैरह हैं, ठीक है। इंडिया के द्वारा ये इंश्योर किया गया है कि मतलब कि उनको रिलीफ मिले और जल्दी से जल्दी वो अपनी इस ये जो मतलब उनको प्रॉब्लम आई है, उनको ये जो दिक्कत आई है उससे उभरें, ठीक है। और इंडिया हमेशा ही जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी हमेशा मदद करता रहा है जब भी कहीं पे इस तरह की कोई भी समस्या आती है, ठीक है। ये जो साइक्लोन मोचा है इसको सुपर साइक्लोन क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, ग्लोबल वेदर वेबसाइट जूम अर्थ के द्वारा। ये जो नाम मोचा है इसको यमन के द्वारा दिया गया, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ नाम देती हैं, तो ये मोचा नाम यमन के द्वारा दिया गया और ये जो साइक्लोन आया था ये बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। कैपिटल जो है म्यांमार की वो है न्यामफिदा और करेंसी जो है वो म्यांमार कयात है। पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की वो 5.38 करोड़ है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बर्मीज़ है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे मई महीने के पहले 50 जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट लेकर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।